सेविका का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। हफ्ते के पहले मनी सेंट्रल में आपका स्वागत है। शुक्रवार से अब तक कई बड़ी खबरें आई जिनका आज विश्लेषण हम करेंगे। विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी से खबरों पर चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी ऐसी खबरें हैं जो मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शो की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर अदानी समूह होगी। कई सारी खबरें बीते 2 दिनों में ग्रुप से जुड़ी आई, लेकिन इसके अलावा आज बात होगी गर्मी में भड़क सकती है फल सब्जियों की महंगाई। अनुमान आया है, ऐसा आकलन है, ऐसी आशंका है कि फल सब्जियां प्रभावित हो सकता है उनका उत्पादन और गर्मी में उनकी किल्लत बढ़ सकती है जिससे महंगाई भड़क सकती है। केरल की लेबर कोर्ट से आया बड़ा फैसला। कंपनियों के ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है सेबी। क्या तैयारी है ये बताएंगे। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है, क्या बता रही है गिरावट, इस पर चर्चा करेंगे। कर्ज को लेकर अदानी समूह गहरे संकट में, एक बार फिर चिंताएं उभर रही हैं। कहां से उभर रही हैं, कितनी बड़ी चिंता है, इस पर चर्चा करेंगे। और रघुराम राजन ने उठाए सेबी पर सवाल। अदानी समूह से जुड़ी ये भी खबर है। पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं रघुराम राजन और उनका कहना है कि सेबी जांच क्यों नहीं कर रही, क्या वजह है। सवाल उठाए हैं, क्या उसके मायने हैं, मतलब है, ये समझेंगे। शुरुआत फल सब्जियों की खबर के साथ। देश में फल और सब्जियों की महंगाई फिर से भड़कने की आशंका बढ़ गई है। इस वजह से फलों और सब्जियों की आने वाले दिनों में महंगाई हो सकती है, फल और सब्जियां महंगी हो सकती हैं। वजह है गर्मी। गर्मी के कारण भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के निदेशक एसके सिंह का कहना है कि देश के कुछ हिस्सों में फल और सब्जियों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है और महंगाई 10 से 30% तक इस उत्पादन का घटने की आशंका है और इसकी वजह से महंगाई भड़क सकती है। सर, पहला सवाल ये कि कौन सी ऐसी फसलें होंगी, कौन सी ऐसी फल सब्जियां होंगी जिन पर असर दिखेगा। शुभम, मिसाल गर्मी को लेकर 2 तरीके के महत्वपूर्ण आकलन हमारे पास हैं। एक तो ये कि मानसून पर एल नीनो का असर हो सकता है जिसकी संभावनाएं हमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च के इसके आकलन में दिखाई देती हैं। और दूसरा है कि गर्मियों की जल्दी शुरुआत हुई है जिसका असर हमें रबी की फसल पर दिखाई दे रहा है। पर ये साल फल सब्जियों के हिसाब से काफ़ी चुनौतीपूर्ण रह सकता है अगर हम तापमान की दृष्टि से देखें। जिन फसलों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ने की संभावना दिख रही है उनमें आम है, मैंगो की फसल है, इसके साथ जो लीची, साइट्रस फ्रूट, संतरा और मौसमी, वाटरमेलन्स, बनाना, कैश्यू, यानी भारत की फल सब्जियों की और नकदी फसलों का एक जो बड़ा हिस्सा गर्मियों के मौसम में होता है उस पर के उत्पादन पर 10 से 30% तक की कमी आ सकती है। इंस्टीट्यूट का ये भी आकलन है कि सब्जियां, लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि कैबेज है, कॉलीफ्लावर्स है, टोमेटोज़ है, इनके आकार में कमी आ सकती है, यानी इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू और इनकी आकार में भी कमी आ सकती है। गर्मी का ये असर लंबे समय के बाद इस तरीके का असर देखा जा रहा है। इस तरीके की खबरें पहले ही आ चुकी थी शुभम, इस 1 हफ्ते पहले से ही आ रही हैं कि महाराष्ट्र में जो अल्फांसो मैंगो के प्रोड्यूसर्स हैं, जो सबसे पहले आने वाला आम है बाजार में, उन्होंने उत्पादन में करीब 40% की गिरावट की आशंका पहले से जाहिर की है। आम के मैंगो का जो कल्टीवेशन होता है कई सारे क्षेत्रों में, वहाँ से आम की फसल कमज़ोर होने का और उसके संकेत शुरुआत से मिलने लगे हैं। हीट की जो कंडीशन है और ख़ासतौर से मौसम विभाग ये मान रहा है कि इस साल जो हीट वेव की कंडीशन बनती दिखाई दे रही है वो परिस्थिति आने वाले समय में और आगे बढ़ेगी। फरवरी में जो औसत एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर है वो करीब 29 डिग्री से ऊपर निकल चुका है, 29.5 डिग्री के आसपास निकल गया है और इसका असर हमें अब अगले 3-4 महीनों में फल सब्जियों के उत्पादन के तौर पर दिखाई देगा। इसमें बनानास भी शामिल है, खासतौर से महाराष्ट्र के इलाके में बनाना की फसल पर असर पड़ेगा या उसके उत्पादन में कमी आएगी। सर, अगर इसकी रोशनी में खाद्य महंगाई को देखें तो वहाँ क्या गणित बनेगा, क्या समीकरण बनेंगे। खाद्य महंगाई की तस्वीर और ज़्यादा विकट हो रही है और ये समस्या हमने जनवरी से ही बढ़ती हुई देखी थी। अब दोनों बड़े मोर्चे थाली के फल सब्जियों की महंगाई में गिरावट देखी थी हमने अक्टूबर-नवंबर के दौरान, और उसी समय भारत में खाद्य महंगाई में थोड़ी कमी भी देखी गई थी और इस तरीके की भविष्यवाणी की गई थी कि फूड इन्फ्लेशन पर नियंत्रण हो रहा है। लेकिन अब मौसम इस साल का सबसे बड़ा खलनायक है। अनाजों की तरफ से हमने देखा कि गेहूं की फसल को लेकर आकलन आ रहे हैं कि गेहूं की
की पैदावार घट सकती है, हालांकि अभी स्पष्ट रूप से सामने आंकड़ा नहीं आया है। और दूसरी तरफ फल और सब्जियों के उत्पादन पर भी असर पड़ने की संभावना है। इसलिए खाद्य महंगाई इस साल सरकार की सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। आप इसके तार बाकी चीज़ों से जोड़ सकते हैं। हमने पिछला पूरा साल 7% से ऊपर की खाद्य महंगाई में देखा शुभम। सारी खाद्य वस्तुएं, दूध से लेकर अनाज तक और फल सब्जियों तक ज़्यादातर जगह महंगाई रही, और उसने भारत में लोगों की खपत को भी कम किया और उनके जीवन जीने की लागत भी बढ़ाई। केवल एक ही खबर महंगाई के मोर्चे से थोड़ी राहत भरी आती है, और वो सरसों को लेकर, मस्टर्ड को लेकर आ रही है। सब माना जा रहा है कि इस बार तिलहन का उत्पादन अच्छा रहने की संभावना है, और इसलिए बाजार में कीमतें MSP से नीचे चली गई हैं। यानी खाद्य तेल को लेकर थोड़ा सा दबाव कम हो सकता है, लेकिन भारत को बड़े पैमाने पर खाद्य तेल का आयात करना पड़ता है, तो इसलिए इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का असर तो खाद्य तेल की कीमतों पर रहेगा ही। केरल की श्रम कोर्ट से, लेबर कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है। वहां निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक HDFC के एक कर्मचारी ने याचिका दाखिल की, और उसमें जो आदेश दिया गया उसमें ये बोला गया कि ग्रेच्युटी का जो कैलकुलेशन है उसमें बेसिक सैलरी के साथ साथ पर्सनल पे को भी शामिल किया जाएगा। दरअसल ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में HRA और कमीशन और ओवर टाइम को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा हेड है जिसके आगे पे लिखा है तो उसको शामिल किया जाए, ऐसा कोर्ट ने बोला है। सर कि क्या पूरा मामला था, क्या कहा कोर्ट ने? HDFC बैंक के कर्मचारी लेबर कोर्ट गए थे, जो कि केरल का लेबर कोर्ट है, और उनकी ये मांग थी कि ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन में जितनी तरीके की पे का हिस्सा उन्हें मिलता है उसे शामिल किया जाए। आमतौर पर जो ग्रेच्युटी की गणना होती है उसमें जितने भी रिन्यूमरेशन का एम्प्लॉय को मिलते हैं, डियरनेस अलाउंस समेत उन्हें शामिल किया जाता है, और उसके आधार पर ग्रेच्युटी की गणना होती है। लेकिन इसमें यदि कंपनी अपने कर्मचारियों को कोई बोनस देती है, प्रोडक्ट बेचने पर किसी तरीके का कमीशन देती है, उनको किसी तरीके का विशेष हाउस रेंट अलाउंस देती है, इसके अलावा उन्हें ओवर टाइम के वेजेस देती है और अन्य तरीके के पर्क से अलाउंसेस देती है, इन्हें ग्रेच्युटी की गणना में शामिल नहीं किया जाता, इन्हें आगे बाहर रखा जाता है। जिस विषय पर HDFC के कर्मचारी ने इस लेबर कोर्ट पहुंचकर अपील की थी, उसमें पर्सनल पे की कैटेगरी पूरी तरह से एक ग्रेच्युटी के मामले में डिफाइन नहीं है, और कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है कि अब पूरी पे पर जो भी तनख्वाह का हिस्सा होगा, जो भी चीज़ें तनख्वाह का पार्ट होंगी, उन पर ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन होगा। ये फैसला इसलिए काफ़ी बड़ा है कि इसका असर व्यापक रूप से कंपनियों पर पड़ेगा। संभावना इस बात का है कि HDFC इस फैसले के खिलाफ ऊंची अदालत जाएगी और वहाँ जाकर अपील करेगी, लेकिन यहाँ से एक नई बहस शुरू हो रही है ग्रेच्युटी के कंप्यूटेशन को लेकर, ग्रेच्युटी की गणना को लेकर। ग्रेच्युटी की गणना को लेकर फार्मूला पिछले कई सालों से बदला नहीं गया है, और ये भी कहा जाता है, तमाम विशेषज्ञ मानते हैं कि कंपनियों ने बहुत सारा हिस्सा रेगुलर पे से बाहर कर दिया और अलाउंसेस के खाते में डाल दिया है, और तब ये एक नए तरीके की बहस इसके साथ शुरू हो रही है कि क्या ग्रेच्युटी के कंप्यूटेशन का तरीका बदला जाना चाहिए। इस घटनाक्रम पर हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि इसका असर कई सारे बड़े वर्ग के कर्मचारियों पर पड़ेगा अगर ये फैसला अंततः ऊपरी अदालत से भी लागू हो जाता है। चलिए अब बात सेबी की। सेबी से जुड़ी आज दो बड़ी खबरें आई। पहली खबर थी म्यूचुअल फंड से जुड़ी। म्यूचुअल फंड के छोटे और शहरों के और कस्बों के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर को दिए जाने वाला स्पेशल इंसेंटिव था उसको रोक दिया है। इसे B30 यानी बियॉन्ड 30 टॉप सिटीज़ इंसेंटिव कहा जाता है। देश के जो बड़े 30 शहर हैं उनके बाहर अगर आप कोई बिजनेस लेकर आते हैं तो उस पर आपको जो इंसेंटिव मिलता है वो बोला जाता है। इसकी वजह से होता क्या है कि छोटे कस्बों में रहने वाले निवेशकों को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। सर क्या मामला है ये? सेबी ने म्यूचुअल फंड का या फाइनेंशियल इंक्लूजन का विस्तार करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनियों को एक नए तरीके की व्यवस्था की इजाज़त दी थी। उस व्यवस्था के तहत जो देश के 30 बड़े शहर हैं, इसके अलावा छोटे कस्बों में अगर कोई अपना म्यूचुअल फंड बेच रहा होता है तो वहाँ पर एक स्पेशल इंसेंटिव दिया जाता है म्यूचुअल फंड को प्रमोट करने के लिए एजेंट्स को, और इसके लिए वहाँ लोगों से 0.30% का जो रिटेल इनफ्लो है 2 लाख रुपए तक का, उस पर एक एडिशनल एक्सपेंस फ़ी लगाई जाती है। वो एक्सपेंस फ़ी लगाकर उस पैसे को म्यूचुअल फंड की बिक्री की बढ़ोतरी में खर्च किया जाता है। सेबी का मानना यह है कि इस नियम का, इस इंसेंटिव की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है, और इसलिए सेबी ने अब यह प्रक्रिया बंद कर दी है। यानी छोटे कस्बों में भी अब म्यूचुअल फंड लगभग उसी तरह से बिकेंगे, उन्हीं नियमों के तरीके से बिकेंगे जैसे कि बड़े शहरों में बेचे जाते थे। और सेबी ने यह कहा है कि जो म्यूचुअल फंड्स की एसोसिएशन है MFI, उससे कहा है कि वो
जो मिसयूज़ हो रहा है इस B30 इंसेंटिव स्कीम का, इसके बारे में पूरा प्रोसेस स्पष्ट करे और 24 मार्च तक सेबी को इस मामले में जवाब दे कि इसका कहाँ कितना दुरुपयोग हुआ है। सेबी का मानना यह है कि बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स के जो इन्वेस्टमेंट हैं वो छोटे शहरों में स्प्लिट कर दिए जाते हैं और उस स्प्लिट करने में कमीशन में पारदर्शिता नहीं होती, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी शहर का उसे 4 छोटे शहरों में बांट कर दिखा दिया जाता और उस पर एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज कर लिया जाता है, एक्सपेंस चार्ज कर लिया जाता है और इस पर म्यूचुअल फंड्स का कोई नियंत्रण नहीं रहता। म्यूचुअल फंड्स को केंद्रीय स्तर पर केवल AUM दिखाई देता है कि उनके पास कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट और उनके पास कितना नया निवेश आया है। तो इसलिए अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं तो आपके लिए खबर बहुत ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड्स अब वहाँ पर आपसे कोई स्पेशल एक्सपेंस फीस नहीं वसूलेंगे, उसी शर्तों पर म्यूचुअल फंड बेचेंगे जैसे कि वो बड़े शहरों में बेच रहे हैं। सेबी से बड़ी जो दूसरी बड़ी खबर है वो है कंपनियों से रिलेटेड। सेबी कंपनियों के ढांचे में बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। इससे कम हिस्सेदारी रखने वाले लोगों को भी कंपनी का प्रमोटर माना जाएगा। ऐसे फैसले से प्रोफेशनली मैनेजमेंट कंपनियों की संख्या में कमी आ सकती है, साथ में स्टार्टअप पर इसका बड़ा असर भी हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। पहले ये समझते बदलाव क्या है। सर, क्या बदलाव होने जा रहा है? ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है और हम देख रहे हैं लगातार शुभम कि पिछले 3-4 महीने से सेबी कंपनियों के कामकाज के भीतर बदलाव को लेकर कई तरीके के नए सुधार कर रहा है और उस दृष्टि से सेबी अब एक नया प्रस्ताव लेकर आया है कि अगर किसी भी व्यक्ति की हिस्सेदारी 10% के आसपास है कंपनी में तो उसे प्रमोटर का टैग मिलेगा, इसे प्रमोटर माना जाएगा। अभी तक की जो मौजूदा स्थिति है उसमें 25% की हिस्सेदारी होने पर उसे प्रमोटर का टैग मिलता है। 10% का निवेश तो बहुत सारे लोगों का हो सकता है पर वो निवेशक माने जाते हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर माने जाते हैं और 25% के प्रमोटर की इक्विटी के साथ वो किसी रेजोल्यूशन को ब्लॉक कर सकते हैं, वो कई सारे कंट्रोल्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको प्रमोटर माना जाता है। सेबी की ये जो प्रस्ताव सेबी ने रखा है, इस प्रस्ताव के बाद काफ़ी उथल पुथल है कंपनियों के बीच में, खासतौर से नई कंपनियों के मामले में, स्टार्टअप कंपनियों के बारे में, क्योंकि स्टार्टअप कंपनियों ने अपनी छोटी छोटी हिस्सेदारी कई लोगों को बेच रखी है। अभी भी अगर आप कुछ बड़ी स्टार्टअप कंपनियों को करीब से देखें तो वहाँ जो घोषित प्रमोटर्स है उनकी हिस्सेदारी भी 25% से कम है, 20% से कम है, 14-15% के आसपास हिस्सेदारी है। पर सेबी का मानना यह है कि जिनकी हिस्सेदारी 10% से ज़्यादा है उन्हें प्रमोटर के दायरे में लाया जाना चाहिए। नियमों को लेकर काफ़ी उलझन और ऊहापोह है। स्टार्टअप कंपनियां इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी, लेकिन इस पर कानूनी बहस भी चल रही है। सर, ये बहस क्या है? कानूनी बहस ये इस तरीके की है कि प्रमोटर का टैग लगने के बाद क्या उन्हें कानूनी रूप से प्रमोटर माना जाएगा, क्योंकि प्रमोटर्स के ऊपर बहुत सारे कंप्लायंस इश्यूज भी आते हैं, जैसे वो कई सारे नियमों का पालन उनको करना पड़ता है। अगर कंपनी सही ढंग से कामकाज नहीं कर रही तो प्रमोटर्स की जिम्मेदारी होती है। जो मौजूदा रेगुलेशन है उस हिसाब से प्रमोटर्स को पोस्ट इशू 20% का कैपिटल होना चाहिए उनके पास। जब कंपनी अपना पब्लिक इशू ला चुकी है उसके बाद 20% का कैपिटल होना चाहिए। उनके पर 18 महीनों से 3 साल तक का लॉक इन होता है उस हिस्सेदारी को बेचने के लिए। तो जो प्रमोटर्स के सारे नियम हैं, अगर इन पर 10% की हिस्सेदारी रखने वाले लोगों पर आएंगे तो फिर ये पूरा कंपनी का स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा, क्योंकि क्या इनके ऊपर भी वो 3 साल का लॉक इन लगाया जाएगा स्टॉक ना बेचने पर, पहली चीज़। दूसरा ये कि कंपनियों में प्रमोटर्स के ऊपर बहुत सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं कंपनी को चलाने के लिए, बहुत सारे कंप्लायंस इश्यूज होते हैं, वो समय पर फीस का पेमेंट किया जाए, निवेशकों के हितों की रक्षा की जाए, कंपनी कानून के नियमों का पालन किया जाए, बोर्ड के कामकाज में संचालन सही सलामत हो, ये सारी चीज़ें प्रमोटर्स पर जिम्मेदारी होती। तो प्रमोटर्स का टैग 10% की हिस्सेदारी को दे देने वालों के बाद क्या उन्हें ये सारे कंप्लायंस झेलने पड़ेंगे? दूसरा विषय। और तीसरा महत्वपूर्ण विषय ये कि इससे अभी स्पष्ट नहीं है कि बहुत सारी कंपनियों में निवेशकों ने, विदेशी निवेशकों ने, निवेश संस्थाओं ने भी 10% तक हिस्सेदारी ले रखी है। उनका निवेश कंपनियों में बाजार के माध्यम से 10% तक की हिस्सेदारी का है। उनका क्या स्टेटस होगा, क्योंकि वो तो पैसिव इन्वेस्टर हैं, वो बोर्ड के फैसलों को प्रभावित नहीं करते, उन्होंने तो इस कंपनी के स्टॉक में निवेश कर रखा है। लेकिन ये बड़ा उथल पुथल वाला सुधार है कंपनियों के ढांचे को लेकर और इस पर ठीक ठाक बहस कॉर्पोरेट हलकों में, स्टॉक मार्केट के सर्किल्स में शुरू हो गई है कि सेबी ये नया फैसला प्रमोटर्स की हिस्सेदारी को लेकर लागू करना चाहती है। फरवरी के दौरान देश के विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 16 अरब डॉलर की गिरावट आई है। रुपए की गिरावट को थामने के लिए रिजर्व बैंक ने फरवरी के दौरान अपने रिजर्व से डॉलर की बिकवाली की, जिसकी वजह से डॉलर रिजर्व कम हुआ। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आरबीआई की तरफ से डॉलर और बेचे जा सकते हैं। रिजर्व बैंक के इन प्रयासों की वजह से रुपए को मजबूती मिली है, रुपए में तेजी देखने को मिली है। डॉलर के मुकाबले रुपया फिलहाल 1 महीने के ऊपरी स्तर तक पहुंच गया है। सोमवार को प्रति डॉलर रुपए की जो कीमत थी वो 81 रुपये 72 पैसे के करीब थी। 82 के भी नीचे रुपया अब ट्रेड
कर रहा है। सर, क्या बता रही है विदेशी मुद्रा भंडार की ये गिरावट? विदेशी मुद्रा भंडार को फिर रिजर्व बैंक ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है रुपए की गिरावट को रोकने के लिए। हम लोगों ने पिछले सप्ताह भी इस पर चर्चा की थी और जानने की समझने की कोशिश की थी कि आखिर रिजर्व बैंक रुपए की कीमत को लेकर अचानक इतना संवेदनशील क्यों दिखाई दे रहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट की जोखिम उठाकर रुपए को मदद देने की कोशिश कर रहा है, कृत्रिम रूप से रुपए को गिरने से रोक रहा है। दबाव कई तरीके के हैं। एक तो भारतीय शेयर बाजार में तेज उतार चढ़ाव है, विदेशी निवेशकों का रुख स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्याज दरें बढ़ने की संभावना के कारण रिजर्व बैंक पर दबाव है कि ब्याज दरें यहाँ भी बढ़ाई जाएं। मैक्रो पिक्चर अच्छी नहीं है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अगला साल थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, निर्यात की संभावनाएं सीमित हैं, विदेशी मुद्रा की आपूर्ति कम रहेगी। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक रुपए की गिरावट को रोकने के लिए और जो सेंटिमेंटल असर है उसका, जो मार्केट का सेंटिमेंट बिगाड़ने वाला असर होता है रुपए में गिरावट का, उसे रोकने की कोशिश में लगा हुआ है। अब ये एक नपीतुली रणनीति है जिसके दोहरे नुकसान भी होते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार गिरता है तो रुपए पर और भी ज़्यादा दबाव बनता है। लेकिन फिलहाल हमने रुपए में मजबूती देखी, उसमें दो बड़ी वजह थी। एक बड़ी वजह थी रिजर्व बैंक की तरफ से दिया गया सपोर्ट, और जैसा हम बार बार देखते आए हैं, पिछले लगभग 5 महीनों से देख रहे हैं शुभम की रिजर्व बैंक 83 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है। 83 का लेवल टूटने नहीं देना चाहता है। नहीं, 83 रुपए का अगर डॉलर होगा तो रिजर्व बैंक कंफर्टेबल है, तो उससे ऊपर रखने की कोशिश करता है। तो पहली तो वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि अमेरिका में डॉलर इंडेक्स में कुछ नरमी आई, उस नरमी का असर भी हमें रुपए की मजबूती के तौर पर दिखाई दिया। लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार में एक सीमा से अधिक गिरावट भी रिजर्व बैंक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सर, तो फिर आउटलुक क्या बनता दिख रहा है आपको? दिखता है ये 83 के ही लेवल तक रहेगा या इसको तोड़ सकता है? रिजर्व बैंक अगर हमें अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का कोई बड़ा नया दौर आता दिखता है, जिसकी संभावना बनती दिखाई दे रही है, और डॉलर इंडेक्स में बड़ी बढ़ोतरी होती एक चीज़, तो रुपए पर आने वाले समय में नया ताज़ा दबाव बनेगा। और वहाँ रिजर्व बैंक के संकल्प की और रणनीति की परीक्षा होगी जब रुपया 83 की सीमा तोड़कर आगे जाने की कोशिश करेगा। एक पहली चीज़। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि हमें यह देखना होगा कि कच्चे तेल की कीमतों का आने वाले समय में रुख क्या रहता है। कच्चे तेल की कीमतों का मोर्चा शांत है पिछले कई हफ्तों से। 85 से 87 डॉलर के आसपास की कच्चे तेल की कीमतें घूम रही हैं। तो इतना तो भारत की सरकार के बजट ने, भारत में रिजर्व बैंक ने, बाकी लोगों ने अंदाज कर रखा है कि भारत को 90 से 100 डॉलर तक के कच्चे तेल की कीमतों के आसपास का वजन उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दूसरा महत्वपूर्ण ट्रिगर ये। और तीसरा महत्वपूर्ण ट्रिगर जो रुपए की कीमत को प्रभावित करेगा वो ये कि भारत में विदेशी निवेशकों की बिकवाली इसी रफ्तार से जारी रहेगी या वो वापस लौटना शुरू करेंगे, निवेश करना पर भी बहुत डिपेंड करता है। निवेश करना शुरू करेंगे। ये 3 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। रुपया अभी 83 के रेंज तक रहेगा, लेकिन अगर 83 का स्तर तोड़ता है तो फिर संभावना 84 और 85 के स्तर तक जाने की भी है। अगली खबर बहुत जरूरी आपके लिए। देश में 1 अप्रैल से बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID कोड वाली ज्वेलरी नहीं बिकेगी, इसकी अनुमति नहीं होगी। HUID कोड अब 4 अंकों की जगह 6 अंकों का होगा। बिना 6 अंकों वाली ये HUID कोड अगर ज्वेलरी पे नहीं होगा तो ये नहीं बिकेगी। सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है। कहा गया है कि निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ऐसा किया जा रहा है। कैसे काम करेगा सर ये कोड? हमें हॉलमार्किंग की प्रक्रिया भारत में कुछ समय से चल रही है। सोने की हॉलमार्किंग ज़रूरी है क्योंकि हॉलमार्किंग के जरिए आप सोने की गुणवत्ता प्रमाणित करते हैं, और इसके लिए भारत का जो मानक ब्यूरो है BIS और जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने 4 डिजिट की हॉलमार्किंग का नियम बनाया था। अब उसे विस्तारित करके 6 डिजिट की स्टैंडर्ड हॉलमार्किंग कोड की व्यवस्था की जा रही है। जो आदेश दिया गया उस हिसाब से 1 मार्च के बाद 6 डिजिट तक की जो हॉलमार्किंग नहीं होगी वो ज्वेलरी नहीं बिकेगी। यानी आपके लिए मतलब यह है कि अगर आप किसी ज्वेलर के पास ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो उसे देखें कि उसके ऊपर वो 6 डिजिट की हॉलमार्किंग है कि नहीं है। BIS का कहना है कि जितने भी ज्वेलर्स हैं उन्हें 9 महीने तक का, 1 साल से लेकर 9 महीने तक का समय दिया जा चुका था 4 डिजिट वाली हॉलमार्किंग के स्टॉक्स को ख़त्म करने के लिए, और अब 1 मार्च से इसे लागू किया जा रहा है। इससे एक और महत्वपूर्ण बात है कि 6 डिजिट की हॉलमार्किंग थोड़ी ज़्यादा मॉडर्न तरीके से की जा रही है। इसके जरिए जो सोने की क्वालिटी और गुणवत्ता है उसका प्रमाणन ज़्यादा बेहतर हो पाएगा, और ये एक तरीके का स्टैंडर्ड पैमाना होगा कि आप पूरे भारत में कहीं भी ज्वेलरी खरीदेंगे तो पहली चीज़ आप देखेंगे लगभग वैसा ही जैसा कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर ISI की मुहर देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि स्टैंडर्ड रूप से प्रमाणित है। वैसे आप अगर कोई गोल्ड की ज्वेलरी या कोई गोल्ड का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें 6 डिजिट की हॉलमार्किंग है कि नहीं है। कोरोना की मार से उबर रहे चीन ने वर्ष 2023 के लिए 5% ग्रोथ का लक्ष्य रखा है। रविवार को चीन के सरकार की तरफ से सरकारी कामकाज पर रिपोर्ट जारी की गई।
इससे ये ग्रोथ लक्ष्य तय किया गया। इसमें चीन की सरकार ने 2023 के दौरान महंगाई का जो लक्ष्य रखा है वो 3% का रखा है। शहरी बेरोजगारी दर का जो लक्ष्य रखा है वो 5.5% का रखा है। दुनिया भर की अधिकतर एजेंसियों का मानना है कि 2023 के दौरान चीन में ग्रोथ 5% के करीब रह सकती है। सर, इतनी कम ग्रोथ क्यों रखा अनुमान? 2022 का साल चीन के कई दशकों में शुभम सबसे खराब ग्रोथ का साल था। 3% की आर्थिक विकास दर शायद चीन ने तो कभी नहीं देखी होगी पिछले कई दशकों में, जब से चीन में डेंग शॉपिंग के दौर से सुधार शुरू हुए थे 1980 के दौर से। और इसलिए उस 3% की आर्थिक विकास दर की वजह थी कि चीन को अपना अगले साल का टारगेट 5% रखना पड़ा। तो बाजार की दृष्टि से तो चीन थोड़ी बेहतर वृद्धि का आकलन कर रहा, और इसलिए हमें कमोडिटी के प्राइसेस में थोड़ी रिकवरी दिखाई दी, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दी। लेकिन चीन की अपनी अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों के हिसाब से, इतनी बड़ी आबादी को ग्रोथ और इनकम की जरूरतों के हिसाब से 5% की आर्थिक विकास दर बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। लेकिन चीन जिस परिस्थिति में है और जहां सबसे बड़ी चुनौती चीन के पास है कि 5% का लक्ष्य भी मिलना उसके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था में 40-42% हिस्सा प्रॉपर्टी सेक्टर का है, चीन के प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट सेक्टर का। और रियल एस्टेट सेक्टर में मेजर क्राइसिस चल रही है 2021 से। रियल एस्टेट कंपनियां लगातार डिफॉल्ट कर रही हैं, उनके पास ग्राहक नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये, हालांकि चीन ने पूरी दुनिया से अलग जाते हुए पिछले 1-1.5 साल में ना तो ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी की है, महंगाई दर चीन में नियंत्रित है। चीन दुनिया की उन अकेली अर्थव्यवस्थाओं में है जहां महंगाई दर 2 से 3% के आसपास है, यानी शहरी स्तर पर बनी हुई, जबकि दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाएं महंगाई से जूझ रही हैं। तो चीन के पास एक एडवांटेज है दुनिया की तुलना में कि महंगाई कम है, इसलिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दबाव नहीं है। लेकिन जो निगेटिव साइड है या जो चैलेंजिंग साइड है वो ये कि पूरी दुनिया के ट्रेड में गिरावट आ रही है, ग्रोथ की, व्यापार की विकास दर में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले साल भी 2022 में भी गिरा, और इस साल तो आर्थिक भारत दुनिया की ट्रेड की विकास दर में 1 से 2% की कमी आएगी। WTO का भी कहना है, IMF का भी कहना है। अगर दुनिया की ट्रेड की विकास दर गिरती है या दुनिया में व्यापार सिकुड़ता है, कम होता है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान चीन को उठाना पड़ता है। और इसलिए चीन की आर्थिक विकास दर का इस साल का आकलन 5% के आसपास दिखाई देता है, क्योंकि चीन को शायद भरोसा नहीं है कि दुनिया में मांग या ट्रेड की रिकवरी इस साल उस रफ्तार से हो पाएगी जिसकी उम्मीद दिखाई देती है। इसलिए चीन के निर्यात पर लगातार दबाव रहेगा, और निर्यात कम होगा तो चीन की फैक्ट्रियां कम उत्पादन करेंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर। अदानी ग्रुप से जुड़ी आज एक बार फिर से बहुत सारी खबरें हैं। शुक्रवार से लेकर अब तक कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिनको जानना समझना जरूरी है। लेकिन हाँ, शेयर बाजार के नजरिए से देखें, उस विंडो से अगर देखें, तो अदानी समूह के लिए आज एक बार फिर बड़ा दिन था, अच्छा दिन था। ग्रुप की 6 कंपनियों में अपर सर्किट आज भी लगा। अदानी ग्रीन, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी विलमेर और NDTV, ये 6 ऐसी कंपनियां थीं जिनमें अपर सर्किट आज भी लगा। लगातार 4 दिन से यहां तेजी बनी हुई है। अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर भी आज 5.25% से ज़्यादा बढ़ा। इसके अलावा अगर आप देखें तो केवल अंबुजा सीमेंट और ACC, ये 2 ऐसे स्टॉक्स थे जिसमें बिकवाली देखने को मिली। 1.5% करीब की गिरावट थी दोनों ही शेयरों में। लेकिन इसके अलावा बाकी सारी कंपनियां आज हरे निशान में थी। अदानी पोर्ट्स भी आधे फीसद ऊपर था। अब खबरों पर चलते हैं। तो शुक्रवार को जो सबसे बड़ी खबर थी जो हमने आपको बताई थी, वो ये बताई थी कि GKG नाम का एक निवेशक है, एक ग्रुप है बड़ा, जिसने GQG पार्टनर्स ने अदानी समूह की कुछ कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदी थी। अब खबर ये है कि उसके बाद क्या हुआ कि उस कंपनी के जो मालिक हैं, फाउंडर हैं, प्रमोटर हैं, उन्होंने कहा, उनका एक इंटरव्यू छपा, उन्होंने कहा कि हमको कंपनी में वैल्यू दिखती है, इसलिए हम भाई पैसा लगाते हैं। लेकिन उन्हीं के एक निवेशक जो पेंशन फंड है ऑस्ट्रेलिया का, उसने सवाल खड़े किए। उसने कहा कि भाई आप पैसा लगाते हैं, बट उनको तो इस पर बहुत भरोसा नहीं हो रहा है। सर, क्या पूरा मामला, यहीं से बात शुरू करते हैं। GQG के निवेश के बाद अडानी समूह के स्टॉक्स में तेजी दिखाई दी। हमने देखा, शुभम ने आपको बताया कि बाजार में निवेशकों का उत्साह थोड़ा वापस लौटता दिखाई दिया। खरीदारी तो दिखाई ही दी, हालांकि निचले स्तर पर था। हमने बताया था कि अडानी समूह को अपनी एसेट्स को या अपने शेयर्स को काफ़ी हैवी डिस्काउंट पर बेचना पड़ा GQG को। पर GQG की कंपनी अडानी समूह के लिए एक किस्म की संकट मोचक बनकर, ये निवेश जो 15,000-16,000 करोड़ का निवेश आया अडानी समूह के लिए, संकट मोचक बनकर आया। ध्यान रखना ज़रूरी है कि यही इक्विटी दिसंबर में काफ़ी ऊँची कीमत पर बेची जा रही थी, लेकिन संकट में फंसे अडानी समूह को इसे बेहद सस्ते दामों पर 60 से 75% की कीमत पर बेचना पड़ा। अब यहाँ से 2 दिलचस्प और अंतर्विरोधी घटनाक्रम उभरते हैं जिन्हें हमारे लिए करीब से समझना जरूरी है, शेयर बाजार में निवेश की दृष्टि से, रेगुलेशन की दृष्टि से और अडानी समूह के भविष्य की दृष्टि से। एक तरफ जो GKG कंपनी है, उसके प्रमुख ने कहा कि उन्हें
वो बिजनेस में है और उन्हें इस कंपनी में वैल्यू दिखाई देती है। यानी उनका संकेत यह था कि अडानी समूह के स्टॉक्स पहले ऊंची कीमत पर थे, अब सस्ती कीमत पर आ गए तो इन्हें खरीदा जा सकता है, और इसलिए उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया है, क्योंकि हम वो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी में है। दूसरी तरफ ये सवाल जो उठाया जा रहा है कि दुनिया के सारे प्रमुख ESG फंड्स, यानी वो फंड्स जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आधार पर, पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर काम करने वाली कंपनियों के आधार पर और कम्युनिटी की दृष्टि से बेहतर काम करने वाली कंपनियों के में निवेश करते हैं और इन पैमानों को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, है वो निवेशक फंड आखिर फिर दूरी क्यों बना रहे हैं। अब अडानी को लेकर निवेशकों का समुदाय दो हिस्सों में बट गया है। बिल्कुल। एक वो समुदाय है, जैसे आज ये खबर आई कि यूरोप के अधिकांश फंड्स ने, वो सारे फंड्स जिन्होंने जो ESG नियमों का पालन करते हैं, जिनको अडानी समूह में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पारदर्शिता, शुद्धता पर शक है, जिन्हें लगता है कि अडानी समूह का कामकाज पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है, खासतौर से कोल और माइनिंग का, और जिन्हें लगता है कि कंपनी के कामकाज में तमाम अपारदर्शिता हैं, उन सारे लोगों ने बड़े निवेशकों ने अडानी समूह में बड़े पैमाने पर बिकवाली की। यूरोप के ज़्यादातर ESG फंड्स अडानी समूह को से बेचकर बाहर निकल चुके हैं जब से कि अडानी समूह में बिकवाली हो रही है। और इसी से जुड़ा था GQG के एक पार्टनर का सवाल, जिसका नाम सीबस इन्वेस्टर है, और ये एक बड़ा निवेशक है, ऑस्ट्रेलिया का बड़ा पेंशन फंड है सीबस इन्वेस्टर। ये करीब $71 बिलियन का फंड मैनेज करता है और ये GQG पार्टनर्स के जरिए दुनिया के बाजारों में अपना पैसा लगाता है। इन्होंने अडानी समूह में इस फर्म के निवेश पर सवाल उठाए हैं और एक कहा है कि GQG पार्टनर ने ऐसी कंपनी में निवेश क्यों किया है, इस पर क्लैरिफिकेशन मांगा है, जिसकी ESG रैंकिंग, यानी जिसमें पारदर्शिता के, पर्यावरण कम्युनिटी की दृष्टि से गहरे सवाल उठ रहे हैं। अब इस तरह से भारतीय निवेशकों के लिहाज से और कुछ निवेशकों के लिहाज से देखा जाए तो वे ये मान रहे हैं कि अडानी समूह निवेश के लायक है, पर ग्लोबल निवेशकों को अडानी समूह के कामकाज के ऊपर संदेह बना हुआ है। अडानी समूह ने इस पर अभी कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन पेंशन फंड्स की तरफ से उठने वाला सवाल GQG को जरूर परेशान करेगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़े निवेशक हैं और काफ़ी समय से इस फंड के साथ काम कर रहे हैं। तो ये है आज की पहली खबर का। दूसरी बड़ी खबर सर आ रही है कर्ज के बाजार से। जैसा आपने पहले भी कहा है कि शेयर बाजार में चीज़ें कैसी भी हों, लेकिन कर्ज बाजार में हमेशा चिंताएं बन रही हैं, नई चिंताएं उभर रही हैं। क्या सर, क्या मायने हैं, क्या नई चिंताएं हैं, कहाँ से ये दिक्कत फिर से उभरती दिख रही है? कर्ज बाजार से खबरें दो तरीके की हैं। पहली खबर ये कि भारत की रेटिंग एजेंसी ICRA ने अडानी टोटल और अडानी पोर्ट्स के रेटिंग के डाउनग्रेड को स्टेबल से निगेटिव कर दिया, और अडानी समूह की इस रेटिंग के डाउनग्रेड में ICRA ने जो इसका तर्क दिया या जो कारण बताया वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ICRA ने कहा कि अडानी समूह के ग्लोबल बॉन्ड्स मुश्किल में हैं, कंपनी को अपनी इक्विटी बेचनी पड़ी है और उसके बाद पैसा जुटाना पड़ा है। ऐसा लगता है कि अडानी समूह की जो फिनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिटोरिएट हुई है, यानी अडानी समूह की वित्तीय क्षमता या वित्तीय क्षमता में तेज गिरावट आई है। और ऐसी स्थिति में ICRA जो भारत की रेटिंग एजेंसी है वो अडानी पोर्ट्स और अडानी टोटल के निवेश को लेकर अपने आउटलुक को निगेटिव कर रही है। आउटलुक निगेटिव का मतलब है कि इनके भुगतान करने में अडानी समूह को दिक्कत हो सकती है आने वाले समय में, और खतरा ज़्यादा है निवेश के तौर पर। ये दो फैसले आए थे। इसी के साथ एक दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी आई कि अडानी समूह को अभी एक बड़ी देनदारी अडानी समूह के पास इस साल कर्ज की आने वाली है, जो करीब $2 बिलियन के आसपास की देनदारी है जो अडानी समूह को चुकाना होगा। और ये कर्ज $2 बिलियन के बॉन्ड्स इस साल मैच्योर होने वाले हैं, और शायद यही वजह है शुभम, ये $2 बिलियन के बॉन्ड्स इस साल मैच्योर होने वाले, यही वजह है कि अडानी समूह को अपनी इक्विटी सस्ती बेचकर ये पैसा जुटाना पड़ा है। और ये बड़े बॉन्ड्स हैं जिनकी देनदारी इस साल निकलकर सामने आएगी। तो कर्ज के मोर्चे से चुनौतियां अभी कायम हैं। हमने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था कि निवेशकों को अडानी समूह जो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स हैं उनको समझा नहीं पाया है। माना जा रहा है कि मार्च के अगले हफ्ते में अडानी समूह की तरफ से फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स को एक और बड़ा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, बॉन्ड इन्वेस्टर्स को एक और बड़ा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जिसमें उन्हें समझाने की, उनकी बेचैनी शांत करने की कोशिश की जाएगी कि कंपनी के पास निवेश के कर चुकाने के लायक संसाधन है। पर ये $2 बिलियन की देनदारी जो इस साल आने वाली है वो सबसे बड़ी तलवार है जो अडानी समूह के सर पर लटक रही है। इसके साथ कर्ज को लेकर एक और खबर आई जो जानना जरूरी है। अडानी समूह के मुंद्रा पावर प्लांट के कर्ज को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल उठने लगे हैं। माना जा रहा है कि कंपनी इस समूह के पास कर्ज काफ़ी ज़्यादा है और इसका कुछ कर्ज चीनी कंपनियों के पास भी
प्लेस्ड है, यानी चीनी कंपनियों से भी कर्ज लिया गया। हालांकि ये खबर अभी चर्चाओं में है। अदानी ग्रुप से जो दूसरी बड़ी खबर है जिसका संदर्भ भी अदानी समूह के इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ता है वो है बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई की तरफ से। आरबीआई ने देश के उन टॉप 20 कारोबारी घरानों पर निगरानी बढ़ा दी है जिन्होंने बैंक से मोटा कर्ज ले रखा है। बात शुरू अदानी समूह से ही होती है। अदानी समूह के बड़े कर्ज से बैंक चिंता में दिखते हैं। अब आरबीआई ने ऐसा नया कदम उठाया। क्या करना चाहता है सर आरबीआई, क्यों उसने ऐसा कदम उठाया? आरबीआई ने पिछले घटनाक्रम से नसीहत ली है। बड़े कर्ज लेने वाले लोग बाद में डिफॉल्ट हुए हैं और हमने एक पूरा बड़ा हिस्सा देखा, कानूनी विवाद देखा 2016 के बाद से, जब आरबीआई उनकी जानकारी नहीं दे सका, फिर कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बंद लिफाफे में जो डिफॉल्टर्स थे उनकी जानकारी मांगी। अब जब अडानी समूह के कर्ज को लेकर दबाव लगातार बढ़ रहा है तो आरबीआई ने अब जो 20 सबसे बड़े घराने हैं भारत के, जो कांग्लोमरेट्स हैं जिन्होंने बैंकों से सबसे ज़्यादा कर्ज ले रखा है, उनका डे टू डे उनका बहुत ही स्पेसिफिक सुपरविजन करना शुरू कर दिया। सुपरविजन का मतलब यह है कि बैंकों से लगातार ये मांगा जा रहा है कि इनकी किस्तें समय पर आ रही हैं कि नहीं आ रही, इनके इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्या ये लोन की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आगे आना चाहते हैं, क्योंकि इसके जरिए बैंकिंग सिस्टम में, और कर्ज काफ़ी बड़ा है तो बैंकिंग सिस्टम में अब किसी और तरीके की समस्या या चुनौती ना आए, संकट ना आए, इसके लिए रिजर्व बैंक ने अडानी समूह के घटनाक्रम की रोशनी में सारे प्रमुख बैंकों के सारे प्रमुख बड़े ग्राहकों के कर्ज पर निगाह रखनी और निगरानी करनी शुरू कर दी है। यहां तक कि रिजर्व बैंक ने अपने अंदर एक स्पेशल वर्टिकल बना दिया है, खास विभाग बना दिया है जो सिर्फ और सिर्फ इन बड़े कर्जदारों पर, बैंकों के इन बड़े कर्जदारों को पर निगाह रखेगा और सुपरविजन के लिए, इनकी निगरानी के लिए रिजर्व बैंक बैंकों को नए किस्म के नियम दे रहा है जिन नियमों के तहत इनकी निगरानी की जाएगी। चलिए अब अदानी समूह पर आए दो बड़े बयानों की बात करते हैं। रविवार को इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के चेयरमैन ने अदानी ग्रुप के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद एलआईसी ने अदानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश पर यह कहा कि वो उन्हें पूरा भरोसा है, कंपनियों पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान रहे आपको कि अदानी समूह की कंपनियों में एलआईसी का बड़ा निवेश है। दूसरा बड़ा बयान आया पूर्व रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन का। रघुराम राजन ने सवाल किया, दरअसल उन्होंने कहा कि अदानी ग्रुप में मॉरिशस के फंड के निवेश का कैपिटल मार्केट रेगुलेटर अभी तक जांच क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा क्या वजह है कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इसकी जांच नहीं कर रही? एक तरीके से उन्होंने रेगुलेटर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। सर क्या ये बात सही है? रघुराम राजन का सवाल स्वाभाविक रूप से सेबी से ही है और पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं, और अगर आप इसे पूरी रोशनी में देखें तो ये सवाल कई लोग भारत में पूछना चाहते होंगे कि इतने समय के आरोपों के बाद, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कई सारी वित्तीय अपारदर्शिता के आरोपों के बाद भी सेबी ने अभी तक आधिकारिक रूप से कोई जांच शुरू नहीं की। केवल चर्चा ये थी कि सेबी ने कुछ मॉरिशस बेस्ड इन्वेस्टर के कामकाज की जाँच की, लेकिन अब रघुराम राजन के बयान से पहले ही जाँच शुरू हो चुकी है और अब ये जाँच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट दो पैरेलल जांच करा रहा है जिसमें सेबी को अलग से जांच करनी होगी हिंडनबर्ग के आरोपों की, और सुप्रीम कोर्ट का एक एक्सपर्ट पैनल भी जांच करेगा। और भारत में हाल फिलहाल के वर्षों में शुभम पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी कॉर्पोरेट के मामले में दो पैरेलल जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चलेंगी। एक रेगुलेटर करेगा और एक सुप्रीम कोर्ट का एक्सपर्ट पैनल करेगा। और हमें उम्मीद है कि उस जांच से हमें पता चलेगा कि हिंडनबर्ग के आरोपों में कितनी सच्चाई है, अडानी समूह के कामकाज की पारदर्शिता को लेकर उठने वाले सवाल कितने जायज़ हैं। लेकिन रघुराम राजन के सवाल से सेबी पर तो सेबी को लेकर तो प्रश्न पर उठने ही लगे हैं कि सेबी अभी तक किस चीज़ की या किस बात का इंतज़ार कर रहा है। हालांकि सेबी ने अपनी तरफ से बाजार में ट्रेडिंग की, शॉर्ट सेलिंग की, इन सब मामलों की पूछताछ स्टॉक एक्सचेंजेस से ज़रूर की थी। सर रघुराम राजन ने एक और बयान दिया, उन्होंने कहा कि भारत तेजी से हिंदू ग्रोथ रेट की तरफ बढ़ रहा है। क्या मतलब है इसका, क्या मायने? ये दिलचस्प शब्द है जिसकी चर्चा हम अक्सर इससे पहले भी सुनते रहे, पर तमाम लोगों को नए लोगों ये शब्द तमाम लोगों के लिए नया लग सकता है। दरअसल ये शब्द एक इकोनॉमिस्ट थे राजकृष्णा, जिन्होंने भारत की आर्थिक विकास दर को, जब आर्थिक विकास दर 3-3.5% के आसपास रहती थी तब उन्होंने इसे हिंदू ग्रोथ रेट का नाम दिया था। और ये ग्रोथ रेट काफ़ी समय तक भारत की आर्थिक विकास दर 4% से नीचे 3 से 5% के बीच रहती थी, तो उसे हिंदू रेट ग्रोथ कहा जाता था। इसका मतलब यह था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सामान्य स्वाभाविक आर्थिक विकास दर इतनी है, इतनी बड़ी आबादी 80 करोड़ की उस समय आबादी थी, वो आबादी अगर एक दूसरे को फीड भी करती रहेगी, एक हाथ दूसरे हाथ को भी खिलाएगा, तब भी भारत की आर्थिक विकास दर इस तरह से चलती रहेगी। लेकिन बाद में ये शब्द धीमे धीमे हट गया। राजकृष्णा बड़े इकोनॉमिस्ट थे, वो
दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रहे थे। अब आज रघुराम राजन ने जो बयान दिया वो इस संदर्भ में दिया गया है जो हम लगातार सुन रहे हैं कि भारत की आर्थिक विकास दर तो 6% से नीचे आ रही है, 5% क्या 5.5% के आसपास आ रही है। तो मौजूदा परिस्थितियों में आप ये कह सकते हैं कि 5-5.5% की विकास दर जो है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जैसी ही है, क्योंकि जब भारत की आबादी थी तो 80-90 करोड़ के आसपास थी, तब भारत की आर्थिक विकास दर 3-3.5% थी। तो आबादी की बढ़ोतरी के हिसाब से भारत मिनिमम 5 से 5.5-6% की आर्थिक विकास दर से बढ़ेगा ही। उनका इशारा अगले साल 3 साल की सबसे न्यूनतम आर्थिक विकास दर की तरफ है। भारत की आर्थिक विकास दर में जो पिछली तिमाही का आंकड़ा आया है उससे आप उसका संदर्भ जोड़ सकते हैं। रिजर्व बैंक की तरफ से इस साल अगली तिमाही में जो आर्थिक विकास दर के आकलन दिए गए वो सब 5 से 6% के आसपास घूम रहे हैं। तो रघुराम राजन का इशारा उस पुराने फार्मूले की तरफ, उस पुराने मुहावरे की तरफ था जिसका इस्तेमाल लिबरलाइजेशन से पहले, उदारीकरण से पहले भारत की आर्थिक विकास दर के लिए किया जाता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मनी सेंट्रल झटपट। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से जुड़े दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने ई कॉमर्स कंपनी अमेजन की पेमेंट इकाई अमेजन पे के ऊपर 3 करोड़ 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। शुक्रवार को रिजर्व बैंक ने कहा कि अमेजन पे केवाईसी नियमों का पालन नहीं कर रही थी। आरबीआई ने अमेजन पे के अलावा ओवो पे मोबाइल टेक्नोलॉजी और मन्नापुरम फाइनेंस पर भी जुर्माना लगाया है। ये जुर्माने नियमों के उल्लंघन के लिए लगाए गए हैं। 3 करोड़ रुपए का जुर्माना, 3 करोड़ 6 लाख रुपए का जुर्माना एक्चुअली अमेजन पे पर लगा। अगली खबर, ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय बासमती चावल के जीआई टैग को मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि बासमती सिर्फ भारत में ही नहीं उगाई जाती, ऐसे में भारतीय बासमती चावल को जीआई टैग देना सही नहीं है। भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के इस रुख को चुनौती दी जा रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर सफल होता है तो उससे भारत से बासमती चावल के निर्यात पर असर पड़ेगा। दुनिया भर में सिर्फ भारत और पाकिस्तान को ही बासमती के नाम पर चावल बेचने की अनुमति है और दुनिया में बासमती चावल की जितनी सप्लाई होती है उसमें 70 से 75% सप्लाई सिर्फ भारत करता है। तो बासमती चावल पर ये एक नया ट्रेंड है, आगे भी जो अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। अगली खबर चीन पाकिस्तान से जुड़ी। चीन ने पाकिस्तान के लिए $1.3 अरब के लोन को रोल ओवर की मंजूरी दे दी है। रोल ओवर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने लोन लिया, उसकी तारीख है 30 तारीख तक आपको देना है, आपने उसको बढ़ा के अगली 30 कर दिया, यानी कि रोल ओवर कर दिया कि ठीक है ये पेमेंट में ब्याज जोड़ देना, आगे दे देना। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने ये कहा कि चीन की इस मदद से उनके देश को अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान अपने लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से राहत पैकेज के लिए भी लगातार प्रयास कर रहा है। इधर श्रीलंका ने भी IMF से राहत पैकेज वो भी पहुंच गया है, उसने भी राहत पैकेज के लिए अपने यहाँ कर्ज की दरों में तेज बढ़ोतरी की है। आपको याद होगा हमने बताया था पाकिस्तान ने 300 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की, श्रीलंका ने यहाँ 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। सर कोई टिप्पणी आपकी? 2-3 महत्वपूर्ण खबरें। पहले ऑस्ट्रेलिया से आने वाली खबर चौंकाने वाली भारत के लिए खबर है, क्योंकि भारत ने अभी ही ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ट्रेड पार्टनरशिप डील साइन की है और ऐसा माना जा रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार के रिश्ते अच्छे हुए हैं। लेकिन इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्यात के जोग्राफिकल इंडिकेशन GI यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन को मानने से इनकार कर दिया। जोग्राफिकल इंडिकेशन एक व्यवस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसमें किसी भी उत्पाद का नाम उसकी भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर तय किया जाता और ये माना जाता है कि ये ब्रांड उस भूगोल का, उस ज्योग्राफी का ब्रांड है जहां ये होता है। जैसा कि शुभम ने आपको बताया कि बासमती चावल के ब्रांड का नाम इस्तेमाल करने की छूट भारत और पाकिस्तान को है। भारत ऑस्ट्रेलिया को लगभग 43,000 टन के आसपास बासमती चावल का निर्यात करता है, बड़ा निर्यात है भारत का ऑस्ट्रेलिया को। अब इस फैसले के बाद फिर अचानक भारत के बासमती पर क्लेम को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। एक दौर था आज से 7-8 साल पहले का जब भारत को WTO और जगह जगह बासमती के क्लेम को एस्टेब्लिश करने के लिए कि प्योर भारतीय नस्ल है या भारतीय वैरायटी है, इसे स्थापित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी पेटेंट की दृष्टि से। भारतीय अधिकारी इसके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की अदालत में चुनौती देने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि बासमती नाम कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, इस पर भारत का अकेले हक नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो हमारे पास झटपट में हमने डिस्कस की वो चीन और पाकिस्तान को लेकर है। पाकिस्तान को अभी तक विश्व बैंक IMF से
पैकेज नहीं मिला है। पर अचानक फिर चीन आगे आया है, और चीन जिसका काफ़ी कर्ज है पाकिस्तान पर, उसने कम से कम $1.3 बिलियन की जो फैसिलिटी है, जो बैंक ऑफ चाइना ने, इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ने जो कर्ज दिया है, उसे आगे के लिए टाल दिया, उसका भुगतान आगे के लिए टाल दिया। तो तात्कालिक तौर पर पाकिस्तान को थोड़ी राहत इससे मिल सकती है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार जो चीन को कर्ज देने में तत्काल खर्च होने वाला था वो रुक जाएगा। लेकिन इसका असर लंबे समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा है और IMF का बेल आउट अभी मिलता नहीं दिख रहा है। चलिए, तो ये था हमारा आज का मनी सेंटर। कल के लिए आपको एक स्पेशल जानकारी दे दें कि कल हेलो मनी 9 में एक बार फिर हम बातचीत करने वाले हैं EPS 95 पर। बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले शो में ढेर सारे सवाल आए, उसके बाद भी लगातार सवाल आ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि जो नई पेंशन व्यवस्था आ रही है, इसे हम चुने या नहीं चुने। आपके दिमाग में नई पेंशन से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कल दोपहर 2 बजे जुड़िए। हमारे बाजार विशेषज्ञ, हमारे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी जी एक बार फिर आ रहे हैं। ये शो हमने पिछले हफ्ते भी किया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत सारे सवाल अभी और आए हैं। तो कल फिर दोपहर 2 बजे जितेंद्र जी आ रहे हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे। 9311121874 पर आप अपने सवाल भेज दीजिए, और EPS से जुड़ा कोई भी शंका है तो उसका समाधान कल 2 बजे ले लीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही का तन्हा